इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का जो बाकी का क्वेश्चन था उसको करेंगे। इससे पहले एक वीडियो बना था जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 3 तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है इस एक्सरसाइज में कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग को देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट अस कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि एक स्टेटमेंट दिया है और उसको पढ़ के हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो पहला चीज जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरिया इज 15 मीटर। इसका मतलब एक रेक्टेंगुलर एरिया है, हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के बारे में जिसमें लेंथ और ब्रेथ जानना पड़ता है, उसका डायगोनल है 15 मीटर एंड द लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर। लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ, इसका मतलब क्या है कि लेंथ ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है। ये वर्ड को हम लोग को अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि बहुत बार आएगा एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 में। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा होना। लेंथ एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर मतलब लेंथ ब्रेथ से 3 मीटर ज़्यादा है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा जो छोटा होगा, मतलब जैसे लेंथ और ब्रेथ में छोटा कौन है, ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम लोग x मीटर मान लेंगे। हमेशा हम लोग छोटा वाला को x मीटर मान लेंगे, बड़ा को भी मान सकते हैं लेकिन हम लोग छोटा को मानेंगे तो आसानी से हम लोग उसको हैंडल कर पाएंगे। तो जिसको डायगोनल के बारे में नहीं पता है उसके लिए ये एक बार एक्सप्लेन कर दें कि एक रेक्टेंगल होता है जिसमें जो बड़ा साइड होता है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और जो छोटा साइड होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं। और ये जो साइड है जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करके बना है, जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। और इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, और इसका फॉर्मूला होता है √L² + B²। अगर आपको नहीं पता है तो इसको साइड में नोट बना के लिख सकते हैं कि डायगोनल का लेंथ होता है √L² + B²। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था कि लेंथ जो है 3 मीटर बड़ा है ब्रेथ से, और हम बोले हैं कि जो छोटा होगा उसको हम लोग x मीटर मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द ब्रेथ बी x मीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ दिया है 3 मीटर ज़्यादा तो यहाँ पे होगा x + 3 मीटर। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में, डायगोनल = 15 मीटर, और डायगोनल का फॉर्मूला भी हम लोग क्या बताए थे, √L² + B²। तो L² यही वाला फॉर्मूला, L² + B²। तो L का फॉर्मूला, L का वैल्यू है x + 3 होल स्क्वायर प्लस ब्रेथ है मेरा x²। अब दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका जो रूट है हट जाएगा, तो यहाँ आएगा x + 3 होल स्क्वायर प्लस x² = 15 का स्क्वायर, और यहाँ लिख दिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होगा a² + b² + 2ab, और ये वाला x² यहाँ रहेगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। उसके बाद यहाँ एक तो x² है, एक तो x² यहाँ पे है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2x² + 3 × 2 = 6x और 9, और यहाँ से जब 2 to 5 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा =0। उसके बाद हम लोग को सिंप्लीफाई करके इसको शॉर्ट कर देना है, जैसे कि 2 to 5 से 9 जाएगा तो आएगा -216 यानी कि 216। उसके बाद हम लोग यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x² + 3x - 108 = 0, और 2 को 0 के नीचे देंगे तो 0/2 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फाइनल बचेगा x² + 3x - 108। तो यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 में क्या लिखा है कि 1 person bought some kg शुगर इन ₹80। इसका मतलब कुछ शुगर खरीदा है 80 रुपये में। इफ ही वुड गेट 4 kg मोर शुगर विथ दैट मनी देन द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर वुड बी लेस बाय ₹1। यानी कि अगर हमको पता नहीं है कि 80 रुपये में कितना शुगर खरीदा है, लेकिन अगर जितना भी खरीदा है उससे 4 kg ज़्यादा मिलता है उसको, तो 1 kg शुगर का दाम कितना होता, 1 रुपया घट जाता। तो हमको पता करना है कि जब 80 रुपये में चीनी खरीदा था
तो 1 kg शुगर का दाम कितना था, और जब 4 kg उसको ज़्यादा मिला तब 1 kg शुगर का दाम कितना हुआ, और उसके बाद दोनों प्राइस को हम लोग माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एक स्टेप लिख के बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से लिखना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को पता नहीं है कि पहले 80 रुपये में वो कितना शुगर खरीदा था, तो हम लोग लिखेंगे लेट द पर्सन बॉट x kg शुगर इन रुपीज x। ठीक है, कि 80 रुपये में x kg शुगर खरीदा था। अब एक क्वेश्चन है, आप बगैर देखे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन बगैर देखे सोचना है कि अगर 80 रुपया में x kg शुगर खरीद रहा है कोई, तो 1 kg शुगर का प्राइस कितना होगा। जैसे कि अगर हम बोले कि 100 रुपया में कोई 5 kg शुगर खरीद रहा है, तो 1 kg का दाम कितना होगा, तो हम लोग अपना कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि 1 kg का दाम 20 रुपया होगा। तो उसी तरह से तो जब 20 रुपया हम लोग निकाले, कैसे निकाले, 100/20 करके या 100/5 करके डिवाइड करके। तो यहाँ पे भी प्राइस ऑफ शुगर ऑफ 1 kg 80 यानी कि 80/x हो जाएगा, क्योंकि हमको x kg का दाम 80 रुपया था, तो यहाँ डिवाइड कर देना है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखे हम, न्यू प्राइस ऑफ शुगर ऑफ 1 kg। एक चीज ध्यान देना है कि न्यू प्राइस ऑफ शुगर कब होगा, जब उसको 80 रुपये में x से 4 kg ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पहले 80 रुपये में x kg शुगर मिला था, तो इसका दाम था 80/x। अब 80 रुपीज में उसको कितना शुगर मिल रहा है, x + 4, क्योंकि 4 kg ज़्यादा, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा 1 kg का, 80/x + 4। तो यहाँ पे न्यू प्राइस ऑफ शुगर ऑफ 1 kg क्या होगा, 80/x + 4। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि ये भी प्राइस ऑफ 1 शुगर है और ये भी प्राइस ऑफ 1 शुगर है, और दोनों प्राइस में डिफरेंस है 1 रुपया का क्वेश्चन में दिया है। तो हमको देखना है बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि माइनस करते वक्त हम लोग क्या करते हैं, बड़ा को पहले रखते हैं, छोटा को बाद में रखते हैं। तो हम लोग को पता करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कॉमन सेंस यूज करेंगे कि जब चीनी मतलब x kg शुगर मिला तो 80 रुपया लगा, और जब x + 4 kg चीनी मिला तो भी 80 रुपये लगा। तो 1 kg का दाम यहाँ ज़्यादा होगा या यहाँ ज़्यादा होगा, तो हम लोग को पता चलेगा कि 1 kg का दाम यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ शुगर कम है, तो प्राइस ऑफ शुगर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लोग लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे सेकंड वाला और इक्वल टू 1 करेंगे, क्योंकि प्राइस का डिफरेंस क्वेश्चन में 1 रुपीज़ दिया है। अब यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा का यूज़ करके इसको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग 80 को कॉमन लेंगे, तो बचेगा यहाँ क्या, कुछ नहीं, मतलब 1/x माइनस यहाँ बचेगा 1/x + 4 = 1। उसके बाद दोनों का एलसीएम लेना है x और x + 4, तो x कैंसिल हुआ, x + 4 × 1 क्या होगा, x + 4 ही होगा। फिर x + 4 कैंसिल होगा, तो x 1 × x, यहाँ पे x आएगा। यहाँ पे +x - x को हम लोग काट देंगे, यहाँ पे बचेगा 4, और नीचे में इंटू करा देंगे, यानी होगा x² + 4x। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, तो x² + 4x को 1 से इंटू कराएंगे तो यही आएगा x² + 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 4 × 32 और 8 0 यानी कि 320। अब 320 को लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा =0, और यही मेरा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बनेगा। हम लोग देख भी सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, और अगर कोई हम लोग से पूछे कि x² का, x का या x⁻0 का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये भी हम लोग बता सकते हैं। और अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट वीडियो को आपको देखने का जरूरत है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 300 किलोमीटर। ए ट्रेन वेंट टू सेकंड स्टेशन फ्रॉम फर्स्ट स्टेशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If the velocity of the train is 5 km per hour more, then the time taken by train to reach the second station would be lesser by 2 hours. तो यहाँ पे सिंपल जो क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो मतलब है कि 2 स्टेशन है, दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, और एक ट्रेन जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से।
लेकिन अगर ट्रेन का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होता तो 2 घंटा कम लगता। हम लोग जानते हैं कि स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को पता नहीं है कि पहले ट्रेन का स्पीड या वेलोसिटी कितना था, तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी हम लोग x मान लिए और डिस्टेंस दिया है 300 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग देख लीजिए कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो वेलोसिटी और स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला भी वही होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। और डिस्टेंस हम लोग को दिया है 300 और टाइम दिया, वेलोसिटी दिया है x, तो 300 बाई x इसका टाइम निकलेगा। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन हो गया 300 बाई x और टाइम है इसलिए आवर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद न्यू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना होगा, क्वेश्चन में लिखा है कि 5 किलोमीटर स्पीड जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो x प्लस 5 हो जाएगा। और इस बार न्यू टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होगा, 300 बाई x प्लस 5, क्योंकि इस बार x प्लस 5 क्या है, स्पीड है। और यहाँ पे भी हम लोग आवर लिख देंगे क्योंकि टाइम है। अब इन दोनों का टाइम में कितना का डिफरेंस है, दोनों का टाइम में 2 घंटा का डिफरेंस है। हम लोग को सिर्फ पता करना है कि ज़्यादा टाइम कौन है। तो यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, और यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम यहाँ कम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम ये है, कम टाइम ये है, दोनों को माइनस करेंगे, ज़्यादा से कम को इक्वल टू 2 का डिफरेंस आएगा। और फिर हम लोग को सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो उसी तरह से जैसे इससे पहले किए थे हम लोग 300 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5। x और x प्लस 5 का एलसीएम लेने से ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 5 माइनस x आएगा। तो प्लस माइनस x को हम लोग कट कर देंगे और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर 1 से होगा तो x स्क्वायर होगा, फिर 5x इक्वल टू 15 7 जा 75 होगा, और 150 है इसलिए x 0 आएगा। फिर 750 को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, और यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ पे लिखा है ए क्लॉक सेलर सोल्ड ए क्लॉक बाय परचेसिंग इट एट ₹336। द अमाउंट ऑफ हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बॉट द क्लॉक। इसका मतलब एक क्लॉक सेलर है जो क्लॉक को बेच दिया है कितना में, 336 में, और ख़रीदा था ख़रीदने के बाद, लेकिन ख़रीदा है कितना में ये हम लोग को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो द इज़ एज मच एज द अमाउंट विथ विच ही बॉट द क्लॉक। जितना में क्लॉक ख़रीदा है उतना ही उसका प्रॉफिट परसेंटेज होगा। यही इसका कीवर्ड है जो समझने में दिक्कत होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज सीपी का बराबर हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस का बराबर हो जाएगा। तो अगर आप लोग क्लास 9 में प्रॉफिट परसेंटेज सही से पढ़े होंगे तो ये वाला क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। हम लोग को लिखना है, हम लोग को ये नहीं पता है कि क्लॉक का कॉस्ट प्राइस कितना है, मतलब कितना में ख़रीदा है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द मैन बॉट द क्लॉक एट ₹x। इसका मतलब x हो गया मेरा CP। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, x% होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज उस अमाउंट के बराबर है जितना में वो ख़रीदा है। अब हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, याद होगा CP और SP। CP 100 लेते हैं तो SP कितना होता है, अगर 20% है तो हम लोग लिखते हैं 120, अगर 10% प्रॉफिट है तो लिखते हैं 110। तो यहाँ पे x% प्रॉफिट है तो लिखेंगे 100 प्लस x। सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज को यहाँ ऐड किया जाता है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस कितना है, अभी हम लोग ऊपर लिखे हैं x, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है 336। अब एक चीज़ और कि CP एंड SP आर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब इनडायरेक्ट नहीं, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि अगर CP बढ़ेगा तो SP भी बढ़ेगा, SP बढ़ेगा तो CP भी बढ़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इसको हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे, मतलब 100/x इक्वल टू दिस बाई दिस। उल्टा नहीं करते हैं, इंटरचेंज नहीं करेंगे।
डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग इंटरचेंज नहीं करते हैं, ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, x इंटू 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 300 इतना आ जाएगा। यूनिट 10 100,000 10,000 33,600 आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस इसको हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो इक्वल टू 0 और यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज 202 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन बाय रतन माझी टू कवर 21 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 10 आवर्स। तो इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम लोग को डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब समझ में आ जाना चाहिए और हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए, जो अभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई समुंदर हो या तालाब हो और वहाँ पे कोई बोट जा रहा है मतलब शिप यहाँ पे जा रहा है और पानी का जो फ्लो है, पानी हम लोग देखते हैं कि पानी फ्लो में रहता है। अगर पानी का भी फ्लो यहीं पे हो तो क्या होगा, बोट का स्पीड बढ़ जाएगा। अगर बोट यहाँ जा रहा है, पानी भी यहाँ जा रहा है, तो बोट का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग मान लें कि बोट का स्पीड बढ़ जाएगा तो बोट का स्पीड कितना बढ़ेगा, बोट का स्पीड प्लस पानी का स्पीड यानी स्ट्रीम का स्पीड, जो लहर होता है पानी का, दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। और अगर पानी का डायरेक्शन उल्टा होता तो क्या होता है, बोट को दिक्कत होता जाने में, तो वहाँ पे बोट का स्पीड कम हो जाता। तो एक चीज़ है कि जब पानी का स्ट्रीम, पानी का और बोट का स्पीड एक ही डायरेक्शन में हो तो हम लोग इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब बोट का स्पीड एक तरफ हो और पानी का यानी स्ट्रीम का स्पीड उल्टा तरफ हो तो हम लोग इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि जैसे हम लोग सीढ़ी से उतरते हैं तो हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, लेकिन सीढ़ी से यानी स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं तो ज़्यादा परेशानी होता है। तो जब ज़्यादा परेशानी होता है तो हम लोग का स्पीड कम हो जाता है, यानी कि चढ़ते वक्त स्पीड कम होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे अप, और उतरते वक्त हम लोग का स्पीड बढ़ जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं डाउन। तो इसी डायरेक्शन में याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम मतलब ऐड कर देंगे स्पीड को और अप स्ट्रीम मतलब सबट्रैक्ट कर देंगे स्पीड को। तो यहाँ पे हम लोग को बोट का स्पीड नहीं मालूम था तो हम लोग लिख दिए लेट द वेलोसिटी ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। याद रहे वेलोसिटी का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग को सिर्फ किलोमीटर या आवर देने से गलती हो जाएगा। अब हम लोग लिखना है स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या बताए थे कि पानी के साथ जाना, पानी के साथ जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। इसका स्पीड कितना हो जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 2 जो है किसका स्पीड है, स्ट्रीम का यानी कि पानी का स्पीड है। और अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड घट जाएगा तो x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 21 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस हो गया 21 किलोमीटर, तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डाउन स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे है और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस यहाँ पे, दोनों को डिवाइड करने से टाइम मिल गया। अच्छा उसके बाद फिर जो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है वो भी वही है। अप स्ट्रीम में भी 21 किलोमीटर गया है, लेकिन अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा x माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि 21 बाई x माइनस 2, और दोनों को मिला के कितना टाइम लगा है, 10 आवर्स लगा है, क्वेश्चन में लिखा है। अच्छा ये सब जो रफ काम है ये सब आप लोग को कॉपी में नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए लिख रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। उसी 21 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 2 कैल्शियम लेंगे, तो यहाँ आएगा x माइनस 2, यहाँ आएगा x प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, नीचे में एक बार प्लस एक बार माइनस है, यानी कि a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे x हो गया 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा यहाँ पे 2 से हम लोग काट देते पहले, 5 हो गया, तो यहाँ हो गया 21x इक्वल टू 5 और नीचे में x स्क्वायर माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 5x स्क्वायर माइनस 4 5 से 20 इक्वल टू 21x। 21x को इधर लाएंगे तो माइनस हो गया इक्वल टू 0 बचेगा।
तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग को याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है। अब याद रखने का सबका अलग अलग ट्रिक है, अपना अलग अलग जहन से आदमी याद रखता है। आपको बस याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ जाना और अप स्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट जाना। पानी के साथ जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, पानी के अपोजिट जाएंगे तो स्पीड घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? द टाइम टेकन टू क्लीन आउट गार्डन बाय माजिद इज 3 hours मोर देन महिम, बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 hours। तो हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन पढ़ के तो एक चीज़ साफ समझ में आ रहा है कि महिम को टाइम कम लग रहा है और माजिद को ज़्यादा लग रहा है। तो जिसको कम लगता है टाइम, हम उसका टाइम को x मान लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि महिम को x आवर्स लग रहा है, तो माजिद को x + 3 आवर्स लगेगा क्योंकि उसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना है हम लोग देखें। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट महिम टेक्स x आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे कंप्लीट द वर्क नहीं लिख के अगर हम लोग लिखते कि टू क्लीन द गार्डन तो अच्छा होता। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? टू ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्लीन गार्डन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग वर्क बोलते हैं इसलिए यहाँ पे लिख दिए हम शायद। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? लेट महिम टेक्स x आवर्स टू क्लीन गार्डन। तो माजिद टेक्स फिल इन द ब्लैंक्स है आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। तो आपको सोचना है कि कितना घंटा लगेगा माजिद को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 घंटा ज़्यादा, तो यहाँ लिखेगा x + 3 आवर्स लगेगा उसको ख़त्म करने में। अब एक यूनिटरी मेथड होता है, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे रफ कर रहे हैं इसको, आप लोगों को मेन पेज में नहीं उतारना है, कि अगर x आवर्स में एक काम हो रहा है तो 1 आवर में कितना काम होगा? 1/x आवर। तो 1 आवर में इसका कितना काम होगा? 1/x। उसी तरह से x + 3 आवर्स में एक काम हो रहा है तो 1 आवर में कितना होगा? 1/x + 3। तो 1 आवर में दोनों मिलके ये इतना काम करेगा महिम और ये इतना माजिद इतना काम करेगा। दोनों को ऐड कर देने से 1 आवर का वर्क निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? कि दोनों मिलके 2 आवर्स में काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 से इंटू कर देंगे, तब इक्वल टू 1 वर्क के बराबर होगा। एक काम ख़त्म होना मतलब 1, तो 1 घंटा में महिम इतना काम किया, 1 घंटा में माजिद इतना काम किया। दोनों का काम को 2 से इंटू कराए तो 2 घंटा का काम हो गया, और 2 घंटा में क्या बोला है? काम ख़त्म, यानी कि 1। अब यहाँ पे हम लोग कैल्शियम लेना है x और x + 3 का, तो ऊपर में होगा x + 3 + x, या आगे पीछे हो सकता है = 1। अब यहाँ नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, x² + 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से आएगा x² + 3x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 × 2 = 4x और 2 × 3 = 6। अब 4x और 6 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आएगा x² - x - 6 = 0। ये सब तो छोटा सा चीज़ आप लोग खुद से ही समझ सकते हैं। तो यही हुआ इसका आंसर, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने था, इसलिए यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में टिक किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है 2018 में आया भी है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 digit नंबर एक्सीड्स इट्स 10th digit by 6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 digit इज लेस बाई 12 फ्रॉम द नंबर। तो कुछ बच्चा तो ऐसा होगा जो डिजिट वर्ड ही पहली बार सुना है, तो उसको यूनिट डिजिट और 10th digit बताना और ज़्यादा मुश्किल है। खैर, जो कुछ नहीं भी जानता है वो भी सब सीख जाएगा। अभी हम इस एक्सप्लेन कर दे रहे पूरा क्वेश्चन को। तो डिजिट किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि हम लोग लिखिए 399, तो इसमें कितना नंबर यूज़ हुआ? 3 नंबर यूज़ हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लिख दिए 4015, तो इसमें कितना डिजिट है? 4 डिजिट है। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ सीखेंगे। हम लोग जो लास्ट डिजिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। उसके बाद जो डिजिट होता है इसको हम लोग बोलते हैं 10th डिजिट। 10th डिजिट इसको बोलेंगे यूनिट डिजिट। उसके बाद होगा तो वो बोलेंगे 100th डिजिट।
100 डिजिट, यहाँ पे स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं। उसके बाद होगा तो लिखेंगे 1000 डिजिट। उसके बाद अगर और होता तो लिखते 10,000 डिजिट। उसके बाद लाख, 10 लाख, इस तरह से चलता जाता। तो यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस 2 डिजिट का क्वेश्चन है। तो 2 डिजिट का नंबर है, मतलब इसमें कितना डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा। जैसे मान लेते हैं 3 और 4, तो 34 हो गया। तो यूनिट डिजिट कितना है, 4। यूनिट डिजिट कितना होगा, 4। और टेंस डिजिट कितना होगा, टेंस डिजिट कितना होगा, 3। तो यहाँ पे नंबर हम लोग, नंबर से डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग को उल्टा चीज़ करना पड़ेगा कि हम लोग को डिजिट दे देगा और नंबर लिखना है। तो हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, उसके बाद हम लोग देखेंगे। यूनिट डिजिट में हम मान लेते हैं कि 5 है और टेंस डिजिट में हम मान लेते हैं कि 9 है। तो नंबर कैसे बनेगा, हम लोग इस तरह से 2 डिजिट का नंबर है, यूनिट डिजिट पीछे से होगा 5 और 10 डिजिट उसके बाद 9, तो हो गया 95। तो नंबर दे दे तो ये डिजिट हम लोग पता कर लेंगे, यहाँ यूनिट, यहाँ 10, और यूनिट दे दे तो हम लोग डिजिट दे दे तो हम लोग नंबर पता कर लेंगे। लेकिन अगर इस तरह से हम दें कि यूनिट डिजिट ए है और टेंस डिजिट बी है, यानी कि अननोन, यहाँ दिखा नहीं होगा शायद, कि यूनिट डिजिट ए है और टेंस डिजिट बी है, तो अब हम लोग को बताना है कि नंबर कितना होगा। तो इसका क्या तरीका है, यहाँ पे तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि यूनिट डिजिट 10 डिजिट का जगह बनाए, यूनिट डिजिट में ए और 10 डिजिट में बी लिख दें। ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं बी ए का मतलब क्या होता है मैथ्स में, बी इंटू ए, जबकि हम लोग को इंटू नहीं कराना है, सिर्फ लिखना है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दिया हुआ है तो नंबर किस तरह से लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यूनिट डिजिट प्लस 10 इंटू टेंस डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट को एज इट इज़ लिख देना है और प्लस करना है टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 10 इंटू 10 डिजिट। ठीक है, यही वाला नोट आप लोग लिख के रखिए कि यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट को लिखना है और टेंस डिजिट को 10 से इंटू करा के लिखना है, प्लस करके। तो हम लोग अब तक यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट का पूरा कहानी समझ गए। अब थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात आप लोग समझ लीजिए कि जब भी किसी क्वेश्चन में 2 डिजिट आपको दिखे, जैसे यहाँ पे लिखा है, इस क्वेश्चन में हमको क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर। जब भी एग्ज़ाम में 2 डिजिट नंबर दिखेगा, हम लोग बगैर क्वेश्चन पढ़े ये वाला 3 लाइन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, टेंस डिजिट इक्वल टू खाली रखना है और नंबर इक्वल टू खाली रखना है। 3 लाइन एकदम आपको लिखना ही लिखना है जब आपको 2 डिजिट नंबर दिख जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेंस डिजिट लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, देख लीजिए क्या लिखा है, द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स इट्स टेंस डिजिट बाई 6, यानी कि टेंस डिजिट से 6 ज़्यादा कौन होगा, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट को अगर x लिए हैं तो टेंस डिजिट कितना होगा, x माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 6 ज़्यादा है। तो अगर ये वाला x होगा तो यहाँ से 6 कम करना होगा, 6 कम करने के लिए हम लोग x लेंगे। दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग यूनिट टेंस डिजिट को x मान लेते तो यूनिट डिजिट में हम लोग प्लस कर देते। अगर हम लोग कम वाला को x मानते तो हमको बड़ा निकालने के लिए प्लस करना पड़ता है, और अगर बड़ा ही वाला को हम लोग x मान लिए हैं, यहाँ यूनिट डिजिट को x माने हैं, तो टेंस डिजिट निकालने के लिए हम लोग को उसमें से 6 को माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम लोग को यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों पता है और नंबर लिखना आपको सिखा चुके हैं। क्या बोले थे कि यूनिट डिजिट को लिख दीजिएगा जैसा है वैसा, तो x हम लोग लिख दिए, प्लस हम लोग को इसमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है किसको, टेंस डिजिट को। तो टेंस डिजिट कितना है, x माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x प्लस 10x माइनस 60, ये वाला हो जाएगा 11x माइनस 60। यही होगा हम लोग का नंबर।
अब जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज लेस बाई 12 फ्रॉम द नंबर। इसका मतलब डिजिट का प्रोडक्ट यानी कि दोनों डिजिट को इंटू कराने से कितना होगा, 12 कम होगा फ्रॉम द नंबर, नंबर से 12 कम होगा। तो यहाँ मेरा सवाल है कि बड़ा कौन होगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट या नंबर। आपको बस ध्यान में यही रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ज़्यादा है या नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स इज लेस, यानी कि कम है कौन, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो ज़्यादा कौन होगा, नंबर को हम लोग लिखेंगे पहले। नंबर क्या है, 11x माइनस 60 से माइनस करना है क्या प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट मतलब डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हुआ यूनिट डिजिट और ये हुआ टेंस डिजिट, और दोनों को माइनस करने से सॉरी यहाँ कितना आएगा 12, क्योंकि 12 का डिफरेंस बोला है क्वेश्चन में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11x माइनस 60 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और x कहाँ है, यहाँ और यहाँ, तो मिल गया कितना हो गया 17x माइनस माइनस प्लस यहाँ हो गया 72 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसका माइनस कॉमन ले लें तो होगा एक्स स्क्वायर, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ होगा माइनस 17x और यहाँ होगा प्लस 72 इक्वल टू 0। तो यही हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि देयर इज ए रोड ऑफ इक्वल विड्थ अराउंड आउटसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड हैविंग द लेंथ 45 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर एरिया एंड द एरिया ऑफ रोड इज 450 स्क्वायर मीटर। इसका मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है या प्लेग्राउंड है, उसके बाहर में एक रोड है और उस रोड का एरिया दिया है 450 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि पहले हम लोग गार्डन बना लिए, जो प्लेग्राउंड था 45 मीटर इसका लेंथ है और 40 मीटर इसका ब्रेथ है। अब गार्डन का यानी प्लेग्राउंड का बाहर में क्या है, एक रोड है, तो रोड इस तरह का होगा, ठीक है। और रोड का एरिया दिया है, मतलब इसका जो एरिया है दिया है 450 स्क्वायर मीटर। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम लोग को पता नहीं है कि रोड का चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ रोड कितना है, तो हम लोग इसको x मीटर मान लेंगे। क्या करेंगे, रोड का चौड़ाई को x मीटर मानेंगे। यहाँ लिखना होगा लेट द विड्थ ऑफ रोड बी x मीटर, ठीक है। अब इस तरह का कोई डायग्राम देख के हमसे पूछे कि सिर्फ इसका एरिया बताओ रोड का, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दो ठो रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ठो बाहर में बड़ा वाला और एक ठो अंदर में छोटा वाला। बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया से छोटा वाला रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला रोड का एरिया बच जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो अंदर में जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, बस इंटू कराएंगे एरिया पता चल जाएगा। लेकिन बाहर में जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ भी पता नहीं है, ब्रेथ भी पता नहीं है। तो हम लोग पता करेंगे कि इसका लेंथ कितना है। तो ये जो है क्या है 45, तो ये वाला भी 45 होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 45। और ये कितना है, विड्थ है x होगा, ये भी x होगा। तो बाहर वाला जो डायग्राम है, जो बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ हो जाएगा 45 प्लस 2x, एक तो x यहाँ एक तो x यहाँ और बीच में 45। अब ब्रेथ अगर हम लोग देखें, ब्रेथ हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा कितना होगा 40 होगा। और यहाँ पे एक तो बचा x, यहाँ पे एक तो बचा x, तो x प्लस 2x यहाँ भी हो जाएगा। तो बाहर वाला रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा 45 प्लस 2x लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ मतलब 40 प्लस 2x माइनस अंदर वाला रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 45 इंटू 40 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा, जो एरिया ऑफ रोड है 450, यही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो इसको 45 इंटू 40 कर दिए प्लस 45 इंटू 2 यानी कि 90x प्लस 2x इंटू 40
यानी कि 80x, यहाँ होगा 2 2 4x² माइनस 45 इंटू 40 माइनस 450 इक्वल टू 0। 450 को लेफ्ट में हम लोग ले आएंगे तो 45 इंटू 40, 45 इंटू 40 प्लस माइनस में कट जाएगा। तो यहाँ 4x² पहले लिखेंगे हम लोग प्लस 80 और 90 कितना हो जाएगा 170, 170x माइनस 450 इक्वल टू 0। अब शायद इसको और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, 4 से यहाँ कॉमन आएगा, नहीं 4 यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, इसलिए ये यहाँ 2 कॉमन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x² प्लस यहाँ पे 85x माइनस 225 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 2x² प्लस 85x माइनस 225 इक्वल टू 0। यही होगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।